मैं पंकज कुमार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में। जब हम उद्देशिका के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि उद्देशिका होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। देखिए, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसकी उद्देशिका ना हो। हर कानून में उद्देशिका होती है, प्रेम्बल होता है। देखिए, उद्देशिका की कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन हमारे पास तो है नहीं, लेकिन जनरली सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो उद्देशिका है उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो कानून है वो बनाया क्यों गया है, उस कानून का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्य को जानने का एक साधन होती है, अर्थात उद्देशिका से अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हमें मालूम पड़ते हैं कि ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है वो बनाया क्यों गया है। तो प्रत्येक अधिनियम की उद्देशिका से उस अधिनियम का उद्देश्य पता लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उद्देशिका है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक चाबी है। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं या जो कानून निर्माता हैं, उन्होंने इस कानून को क्यों बनाया, उनकी क्या विचार रहे थे, तो उनके विचार भी हमें संविधान की उद्देशिका से पता लगते हैं, या जो भी कानून है उसकी उद्देशिका से पता लगते हैं। दूसरी बात, जो उद्देशिका है वो विधायकों के मस्तिष्क को जानने का एक माध्यम होता है, एक चाबी होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कानून की उद्देशिका से हमें उस कानून का उद्देश्य पता लगता है कि वो कानून बनाया क्यों गया है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो उद्देशिका होती है वो कानून का एक पहचान पत्र होती है। प्रत्येक अधिनियम या प्रत्येक कानून की उद्देशिका उस अधिनियम का एक पहचान पत्र होती है, हम ये भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका है क्या। हमारे संविधान की उद्देशिका इस प्रकार है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। अब इस संविधान की उद्देशिका को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी संविधान की उद्देशिका है, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया है थोड़ा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या कहती है हमारी संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की उद्देशिका इन्हीं शब्दों से शुरू होती है। हम भारत के लोग क्या चाहते हैं। हम भारत के लोग एक ये चाहते हैं और एक ये चाहते हैं। ये दो हमारे संकल्प हैं, दो उद्देश्य हैं हमारे। और इन दो संकल्प या उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। किसने? हम भारत के लोगों ने। इसका मतलब ये है कि इस संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं, हम स्वयं भारतवासी हैं। हम भारतवासियों ने ही इस संविधान को बनाया। क्यों बनाया? एक इस संकल्प के साथ, एक इस संकल्प के साथ, दो पवित्र संकल्प हैं हमारे। हम भारत के लोग एक तो ये चाहते थे और एक ये चाहते थे, और इसलिए हमने इस तारीख को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं इसको। हम भारत के लोग क्या चाहते हैं? हम भारत के लोग, हम भारत को ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग ऐसा भारत चाहते हैं। कैसा भारत? हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, हमारा भारत समाजवादी हो, हमारा भारत पंथ निरपेक्ष हो, हमारा भारत लोकतंत्रात्मक हो, हमारा भारत गणराज्य हो। तो ऐसा भारत हम चाहते थे। ये पहला हमारा संकल्प था, पहला उद्देश्य था हमारा। दूसरा, हम भारत के नागरिकों को
ये चीज़ें स्वीकार करना चाहते थे, देना चाहते थे। हम भारत के समस्त नागरिकों को स्वीकार करना चाहते थे। क्या? ये चार चीज़ें। कौन कौन सी? पहला, न्याय। न्याय कैसा? न्याय आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकता है। दूसरा, हम भारत के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहते थे। काहे की? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। हम भारत के समस्त नागरिकों को समानता देना चाहते थे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हम भारत के सभी लोगों में भाईचारा बढ़ाना चाहते थे, बंधुता मतलब भाईचारा। क्यों? ताकि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना चाहते थे हम भारत के समस्त नागरिकों में। तो ये चार चीज़ें हम स्वीकार करना चाहते थे भारत के समस्त नागरिकों के लिए। तो एक संकल्प हमारा ये था और एक संकल्प हमारा ये था। इन दो संकल्प को पूरा करने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को बनाया, यानी कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य का है। हमारे संविधान के उद्देश्य का में देखिए चार बातें दे रखी हैं। पहला, हम भारत के लोग। इस लाइन से हमें पता लगता है कि संविधान का जो स्रोत है वो हम भारतवासी हैं। हम भारतवासियों ने ही ये संविधान बनाया है। हमारे संविधान के उद्देश्य का में दो संकल्प दे रखे हैं। पहला संकल्प ये है, हम कैसा भारत चाहते हैं? हम ऐसा भारत चाहते हैं। दूसरा, हम भारत के समस्त नागरिकों को ये स्वीकार करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। चौथी, हमारे संविधान की जो उद्देश्य का है उसमें एक तिथि दे रखी है, 26/11/1949। ये वो तारीख है जिस तारीख को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। इस तारीख को ही हमारा संविधान बना। ठीक? तो हम भारत के लोगों ने इन दो पर्पस से, पहला, ऐसा भारत चाहते थे हम, और भारत के समस्त नागरिकों को ये स्वीकार करना चाहते थे। ठीक है? तो इन दो संकल्प के साथ इस तारीख को हमने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। यह हमारे संविधान के उद्देश्य का है जो मैंने आपको समझा दी। क्या संविधान के उद्देश्य का संविधान का अंग है, भाग है? इस मामले में पहला केस आया था बेरूबारी का केस। ये 1960 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान के उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, ये कहा कि संविधान के उद्देश्य का संविधान का अंग है, भाग है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग मानी जाती है। इस केस के डिसीजन से, केशवानंद भारती के डिसीजन से वर्तमान स्थिति ये है कि संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है। बात, क्या संविधान के उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान के उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि संविधान के उद्देश्य का में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के उद्देश्य का में ऐसा कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे को नष्ट करता हो। समझे? तो संविधान के उद्देश्य का में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे को नष्ट करता हो। ये बात किस केस में कही? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही। केशवानंद भारती के मामले में हमने देखा कि हमारे संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान के उद्देशिका में अब तक कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। देखिए, अब तक हमारे संविधान के उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में इस कानून द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे संविधान के उद्देशिका में केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है, और इस कानून द्वारा हमारे संविधान के उद्देशिका में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? पहला पंथनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इस कानून द्वारा हमारे संविधान के उद्देशिका में ये 3 शब्द बाद में जो। अब हम देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका में ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है।
इनमें पहला शब्द है संप्रभुता संपन्न। इसका मतलब ये है कि हमारा देश भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता या विदेशी ताकत के अधीन नहीं है। संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी विदेश नीति के मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की किसी भी देश से मित्रता कर सकता है, संधि कर सकता है। अगला शब्द है समाजवाद। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। इस शब्द की परिभाषा देना बहुत कठिन है। आर्थिक न्याय में समाजवाद की अवधारणा निहित मानी जाती है। देखिए, समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के जो मुख्य साधन होते हैं उस पर सरकार का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल। और कंट्रोल की मात्रा कितनी कम हो, कितनी अधिक हो, इस आधार पर समाजवाद के वास्तविक स्वरूप का डिटर्मिनेशन यानी कि अवधारण किया जाता है। एक केस है DS नकारा बनाम भारत संघ EIR 1983। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का मूल तत्व दुर्लभ वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को उठाना है तथा उस हेतु जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा को प्रत्याभूत करना है, गारंटी देना है। समाजवाद का अर्थ आर्थिक समानता और आय के समान डिस्ट्रीब्यूशन से है, वितरण से है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतांत्रिक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत में लोकप्रिय सरकार द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार होती है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। वे देश की जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। अगला शब्द है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब ये है कि भारत में वंशानुगत सम्राट नहीं होता, यानी कि भारत राज्यतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वह पुनः निर्वाचित होने योग्य होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। देश की समस्त कार्यपालकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। अगला शब्द है अखंडता। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। इस शब्द को जोड़ने के पीछे सबसे मेन वजह ये थी कि देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनको रोका जा सके। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, संविधान किसी भी व्यक्ति द्वारा देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहना, कुछ भी करना पर रोक लगाता है। देश की अखंडता की सुरक्षा हेतु जो राज्य है नागरिकों की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो ये अखंडता का मतलब था। तो इस प्रकार ये जितने भी शब्द थे इनकी हमने व्याख्या देखी और इस प्रकार संविधान की जो उद्देशिका का जो आपका टॉपिक है ये लेसन खत्म हो गया।
बहुत बहुत शुक्रिया।